हेलो। Online students, check your audio once. Correct. Anushka, Navya, Tejas, check your audio and video. काव्या नहीं है। काव्या मित्र, काव्या मांगा तो था लिंक, लेकिन कहाँ गया है जो? बात करेंगे, रुक। हेडिंग पॉइंट नंबर 3। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है अकाउंट्स में होने वाले कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसका मीनिंग समझना जरूरी है इन ऑर्डर टू रीड अकाउंटेंसी, राइट। तो उसके अंदर हम दो वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी सीखे थे, दो प्रिंसिपल्स का मीनिंग देखे थे। पहला था बिजनेस एंटिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, और दूसरा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, कौन बताएगा व्हाट इज बिजनेस एंटिटी? हु विल टेल व्हाट इज बिजनेस? आदित्य, बिजनेस एंटिटी। क्लास हो गया है? क्लास कर लियो? बताओ व्हाट इज बिजनेस एंटिटी। थोड़ा बहुत जितना पता है बताओ, कुछ दिक्कत नहीं नहीं पता? करेक्ट। करेक्ट, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैन, राइट। तो बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल जो है वो हमको बताता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस मैन है वो दोनों अलग अलग होते हैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जैसे रिलायंस है और मुकेश अंबानी है, तो ये दो अलग अलग है। रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, राइट। जैसे ट्यूशन में उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी अलग है और अमन अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग लोग हैं। हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम हमेशा सारे के सारे ट्रांजैक्शन को लिखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, राइट। जब भी हम अकाउंटिंग में कोई ट्रांजैक्शन को लिख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है अकाउंट्स में, उसको जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको जब हम लिख रहे हैं, तो हम अपने आप को हमेशा बिजनेस मान के अकाउंटिंग करते हैं, ना कि बिजनेस मैन, राइट। जब मैं अकाउंटिंग करता हूँ तब मैं अपने आप को उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी मानता हूँ, ना कि अपने आप को अमन। अगर मैं अपने आप को अमन मानूंगा तो अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के लिए किया जाता है, ना कि बिजनेस मैन के लिए। क्लियर है? ये हम पढ़े थे एक पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल जो हम पढ़े थे वो था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। कौन बताएगा मनी मेजरमेंट? कान्हा, कान्हा था नाम ना? हाँ, मनी मेजरमेंट। ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत एडिशन उसमें? अनीश, थोड़ा बहुत एडिशन और? मनी से ही मेजर करते हैं, ठीक है। अकाउंट्स में सारा चीज पैसा से मेजर होता है, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि अकाउंटिंग के अंदर मनी इज द ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब होता है हर चीज को मेजर करने का एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया था, जो ऑयल है, ऑयल को मेजर किया जाता है लीटर्स में, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ऐसे। चीनी है, शुगर, शुगर को मेजर किया जाता है केजी में, 1 केजी, 2 केजी, राइट। तो ये मार्कर है, इसको मेजर किया जाएगा पीसेस में, 1 पीस, 2 पीस, 10 पीस, है ना। तो हर चीज को मेजर करने के लिए कोई एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। कपड़े को मेजर करते हैं मीटर में, 1 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर कपड़ा, है ना। तो हर चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, मीटर, लीटर, केजी, इस अलग अलग, राइट। अकाउंटिंग के अंदर कोई दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट काम नहीं करता। अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट काम करता है, दैट इज मनी। मनी इज द ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट।
कोई भी ट्रांजेक्शन जब बिजनेस में होता है तो उसको हम मनी के टर्म्स में हमेशा रिकॉर्ड करेंगे, कोई और दूसरे टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। केजी, लीटर, मीटर, पीसेस, ये सब में रिकॉर्ड नहीं करते। मैं रिकॉर्ड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मनी के टर्म्स में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं सोच लो ये पेन खरीदा लेट से, ठीक है, तो मैं खाली ये नहीं लिख सकता कि आई हैव बॉट 10 पीस पेन, खाली मैं इतना नहीं लिख सकता अकाउंटिंग। आई हैव टू राइट ये 10 पीस पेन जो है कितने रुपए में खरीदा, लेट से एक तो 100 रुपए का है तो 1000 रुपया में खरीदा। ठीक है, तो आई हैव टू राइट दिस वन 1000 रुपीज आई हैव टू राइट। आई कैन नॉट ओनली राइट 10 पीसेस, आई हैव टू राइट 1000 रुपीज का पेन खरीदा। नाउ आई कैन राइट 10 पीसेस पेन खरीदा 1000, दैट इज ओके। आई कैन ऐड दिस वन ऑल्सो, मैं पीसेस को भी ऐड कर सकता हूं चाहूं तो, लेकिन 1000 को तो ऐड करना ही पड़ेगा। मनी के टर्म्स में तो मेजर करना ही पड़ेगा। बाकी तुम चाहो तो पीस, मीटर, मीटर उसमें भी मेजर करो, दिक्कत नहीं है, या सिर्फ मनी के टर्म्स में मेजर करो, लेकिन मनी के टर्म्स में तो करना ही, यह है मनी मेजर का। दो डिमेरिट था, डिमेरिट था, याद होगा तो। पहला, जो चीज नॉन मॉनिटरी है, जो चीज का वैल्यू मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं हो सकता, उन सब चीजों को मनी मेजरमेंट रिकॉर्ड नहीं। मनी मेजरमेंट बोलता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, मनी के अलावा अगर और कोई चीज है जिसका वैल्यू मनी में कैलकुलेट नहीं हो सकता, वो सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और राइट। एग्जाम्पल दिया था कि हमारे ट्यूशन में एसेट में लिखा हुआ है एसी, कंप्यूटर, ठीक है, मार्कर, स्क्रीन, प्रोजेक्टर, कैमरा, माइक, ये सब एसेट में लिखा हुआ है, ये सबसे फायदा हो रहा है, ये सब पैसा कमाने में हेल्प कर रहा है, लिखा हुआ है। लेकिन मैं बताया था टीचर का नॉलेज, टीचर का एक्सपीरियंस, ये सब कुछ को मेजर नहीं कर सकते मनी में, तो ये सब कुछ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, जबकि रियलिटी में हो सकता है नॉन मॉनेटरी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं हो, राइट। ये पहला डिमेरिट था। दूसरा डिमेरिट क्या था कि मनी मेजरमेंट चेंजिंग वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। पैसा का वैल्यू बदल रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, आज जो चीज 10 रुपए में मिल रहा है, एक साल बाद 12 में मिलेगा, 2 साल बाद 14 में मिलेगा, 5 साल बाद 20 में मिलेगा, लेकिन मनी मेजरमेंट उसको रिकॉर्ड नहीं करता। फिर मनी मेजरमेंट मानता है कि पैसा का वैल्यू सेम है, कि रियल लाइफ में पैसा का वैल्यू थोड़ी होता है, पैसा का वैल्यू तो बदलता रहता है, राइट। जैसे एग्जांपल में दिया था, सोच लो रिलायंस कंपनी 1990 में एक जमीन खरीदा था, लेट से 50 लाख रुपए का, ठीक है। रिलायंस 1990 में एक जमीन खरीदा था 50 लाख रुपए का। आज 2026 में उस जमीन को आज भी मनी मेजरमेंट क्या बोलता है, 50 लाख का है, 50 लाख में ही रिकॉर्ड करके बैठा है उसको, ठीक है। जबकि रियल लाइफ में क्या 50 लाख का होगा, 10 करोड़ का हो गया होगा जमीन, 50 लाख का जमीन आराम से 10 करोड़ का हो गया होगा, 1990 का जमीन है तो 25 सालों में 10 करोड़ का हो गया होगा। लेकिन मनी मेजरमेंट उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता, मनी मेजरमेंट बोलता है कि अभी भी जमीन कितने का है, 50 लाख का ही, राइट। तो चेंजिंग वैल्यू ऑफ मनी, पैसा का वैल्यू जो बदल रहा है, इन्फ्लेशन जो आ रहा है, वो मनी मेजरमेंट रिकॉर्ड कर पाता। फिर ये हम ऑलरेडी पढ़, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे नया, पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रिंसिपल अकाउंटिंग। काउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ठीक है, तो जगह छोड़ देना जो लोग क्लासेस में, तो कितना पेज, ज़्यादा नहीं होगा, आई थिंक 10-15-12 पेजेस। हेडिंग अकाउंटिंग पीरियड, सबका वीडियोस है, आई विल सेंड द वीडियोस लिंक अगेन, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी अपलोड हो गया है, आई विल शेयर द लिंक, ठीक है ना। टॉपिक है पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ठीक है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है देखना,
पहले अकाउंटिंग पीरियड छोड़ो, तुम्हारे बारे में बात करते हैं, ठीक है। तुम सोचो क्लास 1 में एडमिशन किए, पहले वो क्या वाला क्लास छोड़ देते हैं, ठीक है। क्लास 1 में लेट से एडमिशन किए, सोचो कितना मजा आता, सीधा क्लास 12th में एग्जाम होता था। क्लास 1 से पढ़े, 12 साल पढ़े, था क्लास 12 में एक फाइनल एग्जाम, एक बस, कोई एग्जाम नहीं था। 12 साल बाद यहाँ पे एग्जाम्स होता, एक ही एग्जाम होता बस, 12 साल का एग्जाम। सोचो 12 साल में मुझे पता ही नहीं चलता कौन कैसा पढ़ रहा है ना, कौन कैसा पढ़, कौन होशियार है। सोच लो ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा खराब पढ़ता है, ये बच्चा ठीक ठीक पढ़ता है, कैसे पता चलता है? एग्जाम से तो पता चलता है, कोई टेस्ट होगा, उसमें कितना मार्क्स आया, उसके हिसाब से तो पता चलता है कौन कैसा पढ़ रहा है, ठीक है। तो 12 साल पढ़ लिए, 12 साल बाद मुझे पता चलता है अरे ये बच्चा तो होशियार था, अच्छा मार्क्स लाया, ये बच्चा तो गधा था। 12 साल बाद पता चल रहा है, क्या ये ठीक रहेगा? तो 12 साल बाद अगर मुझे पता चलता है तो वो जान के भी क्या ही करूंगा कि 12 साल तो बीत गया, राइट। तो हमारे पढ़ाई को कैसे बनाया गया है? पढ़ाई को क्लास वाइज बनाया गया है। 12 साल का पढ़ाई एक बार में नहीं आता एग्जाम में, हर एक साल में हमको फाइनल एग्जाम्स देना पड़ता है, ठीक है? क्यों? ताकि पता चल सके कि कैसा परफॉर्मेंस, कैसा चल रहा है परफॉर्मेंस, कैसा पढ़ रहे हैं हम लोग, कैसा पढ़ रहे हैं, पता चलने से क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के बारे में हम प्लान कर सकते हैं। क्लास 1 में कैसा मार्क्स आया उसके हिसाब से वी कैन प्लान फॉर क्लास 2, क्लास 2 में कितना मार्क्स लाए दैट हम प्लान कर सकते हैं क्लास 3 के लिए। तो हमको पता चलता रहेगा कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इम्प्रूव हो रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, ये सब पता चलता रहेगा ईयर ऑन ईयर के। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको क्लास के वाइज में डिवाइड किया गया है, राइट। सिमिलरली सोच लो हम बिजनेस कर रहे हैं, कि आज मैं सोच लो 2026 में बिजनेस शुरू किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया 2026 में, ठीक है। सीधा उसको सोच लो 2036 तक चलाया, 10 साल चलाया। 10 साल बाद कैलकुलेट करूंगा डायरेक्ट कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, क्या ये ठीक रहेगा? या फिर बीच बीच में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते रहना चाहिए, बीच बीच में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते रहना चाहिए, राइट। जैसे तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में 12 साल बाद एक बार एग्जाम होगा तो ठीक नहीं रहेगा, हर साल एग्जाम्स होना जरूरी, राइट। सिमिलरली 10 साल के बाद एक बार मैं परफॉर्मेंस निकालूंगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ, ठीक है, तो वो ठीक नहीं रहेगा। क्यों? कि 10 साल बाद सोचो पता चला लॉस हुआ है, क्या फायदा हुआ? 10 साल तो हम काम कर लिए यहाँ पे, ठीक है। जबकि अगर हमको एक साल बाद पता चल जाता लॉस हो रहा है, सेकेंड ईयर में हो सकता है हम ठीक करने का कोशिश करते, अगर सेकेंड ईयर में भी ठीक नहीं हुआ तो थर्ड ईयर में बंद करने का डिसीजन लेते कम से कम बिजनेस। पता चलता रहेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से हम डिसीजंस ले पाएंगे। अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस नहीं हो रहा है तो बिजनेस को बंद करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है कि जो टोटल लाइफ है बिजनेस का को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है। टोटल लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ताकि हर साल हम क्या कैलकुलेट करते रहें, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस मतलब इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं कितना लाइबिलिटीज है, ये सब टाइम टू टाइम कैलकुलेट होते रहना, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल सेज दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का टोटल लाइफ है को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके क्या होगा, हर साल हमको क्या पता चलेगा, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जनरली वो कितने दिन के होते हैं? जनरली वो एक साल का होता है, 1 ईयर का होता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से अभी तक जो हम जानते हैं, ईयर का मतलब होता है ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी, राइट,
year means starting from 1st of January. Let's say the year started on 1/1/2026, अभी जो शुरू हुआ, and it will end on 31/12/2020. क्लियर है? ये ईयर हम बचपन से जानते हैं, साल शुरू होता है जनवरी 1 को और खत्म होता है 31, राइट? को अकाउंट्स में बोलते हैं कैलेंडर, क्या ईयर बोलते हैं इसको? कैलेंडर ईयर. दिस ईयर इज कॉल्ड एज कैलेंडर ईयर. कैलेंडर्स में ऐसे ईयर रहता है, कैलेंडर ईयर, राइट? बट इन रियलिटी, रियल लाइफ के अंदर, बिजनेस में हम ऐसे फॉलो नहीं करते. 1 जनवरी से 31 दिसंबर ऐसे फॉलो नहीं करते. ईयर बिजनेस में स्टार्ट होता है 1/4/26. सोच लो, अभी जो 1/4/26, 1 अप्रैल 26 को ईयर शुरू हुआ और वो खत्म कब होगा? 31/27 को, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल, राइट? तो हमारे अकाउंट्स में जो ईयर शुरू होता है 1/4 से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है. समझ में आ रहा है? तो ये नॉर्मल लोगों के लिए है. नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो गए, ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, राइट? बट फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट, फॉर आवर कॉमर्स, द ईयर स्टार्ट्स ऑन 1st of April, राइट? एंड इट एंड्स ऑन 31st of March. क्लियर है? बोलो, कुछ डाउट है? क्यों बोल रहे हो? देखो बता रहा हूँ. देखो, हमारा जो इंडिया का बजट है, ठीक है, वो भी इसी तरीके से आता है, ठीक है. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी ऐसा ही है. तुम देखो, कब नया एडमिशन कब होता है? देखो, अप्रैल में होता है. मार्च एनुअल एग्जाम कब होता है? मार्च में होता है. फिर नया स्कूल कब शुरू होता है? अप्रैल में. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वही फॉलो करता है, अप्रैल से मार्च ही फॉलो करता है. हमारा कभी जनवरी में नया साल शुरू होके दिसंबर में खत्म नहीं होता क्लास. हमेशा क्लासेस शुरू होते हैं अप्रैल में और एंड होता है मार्च में. पूरे इंडिया में हर एक बिजनेस, चाहे वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इंटरनेशनली बिजनेसेस, इंटरनेशनली जितना कंपनीज है, सबको ये कॉमन ईयर फॉलो करते हैं. हम भी ये कॉमन ईयर फॉलो करते हैं अकाउंट्स के अंदर, राइट? तो हर एक बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड यही फॉलो करता है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4 एंडिंग ऑन 31st of March. क्लियर है? इसको बोलते हैं 2026 चल रहा है ना? इसके हिसाब से क्या चल रहा है? क्या, कौन सा ईयर चल रहा है बोलने से क्या क्या बोलते हैं हम लोग? 2026 चल रहा है. लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं? 2026-27 चल रहा है. कभी हो गए स्कूल में बैच, बैच बोले 2025-26, 26-27 बैच, है ना? तो हमेशा बोलते हैं कैसे? 26-27. बोलने का मतलब क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 26 ending on 27. Hence the year is called as 26-27. क्लियर है? समझ में आ गया? तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल समराइज करता हूं. अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है कि टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है. डिवाइड करना जरूरी है ताकि परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट होता रहे. परफॉर्मेंस का मतलब है बिजनेस कैसा कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है. टाइम टू टाइम इसको इवेल्युएट करते रहना जरूरी. टाइम टू टाइम का मतलब क्या होता है? हर एक साल में इवेल्युएट करेंगे हम, हर एक साल बाद देखेंगे कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है. ठीक है? जनरली सब कोई कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, बट अकाउंट्स जनरली फॉलो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st of April and ends on the 31st of March of the next year, right? तो 2026 में हुआ, ends on 20, called as 2026. क्लियर है? बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यही फॉलो करें. है? हम चाहें तो कुछ और भी अपने रियल लाइफ में फॉलो कर सकते हैं. ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है यही फॉलो करना है. वी कैन चेंज द ईयर. हम चाहे तो ईयर चेंज कर सकते हैं. और यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस आल्सो कि जैसे मैक्सिमम, जैसे एटलीस्ट मारवाड़ी फैमिलीज के अंदर दिवाली से दिवाली देखना तुम खाता वही मेंटेन करते हैं. दिवाली के दिन पूजा करते हैं, नया बुक वुक का, ठीक है, साथिया वाथिया बना के
फिर उसको उस ईयर में फिर उसको चालू करते हैं, उसमें हिसाब किताब मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं ना। तो जनरली इन ट्रेडिशन, इन मारवाड़ी ट्रेडिशन एटलीस्ट, वी फॉलो दिवाली टू दिवाली। हम दिवाली से दिवाली ईयर फॉलो करते हैं, एक दिवाली से दूसरा दिवाली, फिर दूसरा दिवाली से तीसरा दिवाली, हम ऐसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ऐसा अपने हिसाब से जैसा हमको कन्वीनियंट है हम फॉलो कर सकते हैं, राइट। बट गवर्नमेंट के हिसाब से हमको जो है ये वाला फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट चाहे अपने समझने के लिए दिवाली से दिवाली मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब हमको डिटेल मांगेगा हमारा बिजनेस के बारे में, तो हमको डिटेल ऐसे देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। फाइनेंशियल ईयर में तुमको डिटेल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने लिए, अपने जान पहचान के लिए, अपने जानने के लिए तुम उसको कोई और तरीके से मेंटेन कर सकते हो। जैसे मैं श्योर हूँ कि हम में से जितने के भी फैमिलीज हैं, सब में जो वही खाता है वो दिवाली से दिवाली का होगा। दिवाली में पूजा होता है नया वही खाता का, और फिर उसके हिसाब से वो मेंटेन होना स्टार्ट होता है, राइट। तो हम चाहें तो अल्टरनेट वे में फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, राइट। क्लियर है ये? So we will write the third principle. पढ़ चुके हम लोग, फटाफट से लिखेंगे, फिर एक बार रीड करेंगे हुआ है। ठीक है, तो मैं पढ़ाया वही लिख करेंगे, फटाफट लिखना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ द बिजनेस का जो टोटल लाइफ है, जितने साल हम बिजनेस करेंगे, उस लाइफ को डिवाइड किया गया है स्मॉल स्मॉल पीरियड्स में, स्मॉल स्मॉल टाइम फ्रेम में डिवाइड करना जरूरी है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम? क्योंकि हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट होता रहे, रेगुलर बेसिस से पता चलता रहे कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट।
ये जो स्मॉल पीरियड है कितने दिन का होता है, 1 ईयर का। क्लियर? तो हम सोच लो 12 साल बिजनेस करेंगे तो 12 साल को डिवाइड करेंगे एक एक साल का 12 ईयर्स में। डिवाइड कर रहे हैं एक एक साल में क्योंकि हम चाहते हैं कि हर साल बिजनेस का परफॉर्मेंस पता चले, क्योंकि परफॉर्मेंस जान के क्या होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो और प्रॉफिट करने का कोशिश करेंगे, सोचेंगे कैसे और प्रॉफिट होगा या उतना प्रॉफिट कैसे मेंटेन रहेगा, इस बारे में सोचेंगे। अगर लॉस हो रहा है, देखेंगे लॉस क्यों हो रहा है, ठीक करने का कोशिश करेंगे। ठीक हो गया तो ठीक, नहीं हुआ ठीक, हमको लगता है नहीं लॉस ही होता रहेगा तो बंद करेंगे कम से कम। ये डिसीजंस लेने के लिए परफॉर्मेंस जानना जरूरी, राइट? तो ये परफॉर्मेंस हमको हर एक साल कैलकुलेट करते रहना। क्लियर है? दो टाइप का ईयर होता है जनरली, हम जो जानते हैं पहले से, डेट इज कैलेंडर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of January ending on 31st of December of the same year, right? And second is the financial year. Financial year starts from 1st of April and ends on 31st March of the next year. नेक्स्ट ईयर का 31st मार्च है ना, तो स्टार्ट हुआ जैसे 1 अप्रैल 26 को, तो एंड होगा 31st मार्च नेक्स्ट ईयर, मतलब 27 का 31st मार्च। ठीक है, तो एक साल हुआ, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर। So this is the third principle called as accounting period. Point number 4, heading materiality. Material IT reality principle. Point number 4, heading materiality principle. Right? देखना, materiality comes from the word material. ठीक है, materiality कौन से वर्ड से बना है, material वर्ड से। And the word material means importance. The word material means importance. ठीक है, तो materiality मतलब क्या चीज हमारे लिए important है और क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेटेरियलिटी मीन्स कोई चीज इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज मेटेरियलिटी। ठीक है, तो मेटेरियलिटी मीन्स समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, कोई चीज जो बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल। और कोई चीज जो बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज इमटेरियल। ठीक है, इस एग्जाम्पल के तौर पे तुमको बताता हूँ, जैसे सोच लो मुकेश अंबानी है, ध्यान से सुनना, ठीक है, भी हो कहीं इंस्टाग्राम में, सोच लो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के पॉकेट से 5 लाख रुपए गिर गया। ठीक है, 5 चल रहा था, जा रहा था, 5 लाख रुपए उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मुकेश अंबानी को, हाँ, तुमको नहीं, मुकेश अंबानी को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, है ना, 5 लाख उठाना चाहिए, राइट। लेकिन वो जो मैं उसके हिसाब से बता कि मुकेश अंबानी का अगर जितना ईयरली इनकम है को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ सेकेंड्स के साथ, तो वो आता है 7 लाख। तो 1 सेकेंड जो लगेगा झुक के उठाने में, उसमें वो 7 लाख कमा लेता, हिसाब से बता रहा, तो 7 लाख वो कमा लेता। तो अब बता 5 लाख उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अभी भी 5 लाख, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि 5 लाख रुपया किस अंबानी के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है, क्योंकि उसका पर सेकेंड इनकम लेट से 7 लाख से, या पर मिनट इनकम लेट से 50 लाख है, तो उसके लिए 5 लाख या 10 लाख का अमाउंट जो है बहुत छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, लेकिन सोच लो मेरे पॉकेट से 100 रुपए गिर गया तो मुझे उठाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, बिकॉज 100 रुपीज इज मटेरियल फॉर मी, 100 रुपीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन मुकेश अंबानी के लिए 100 रुपया तो छोड़ ही दो,
5 लाख भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, राइट? क्योंकि मुकेश अंबानी का प्रॉपर्टी और रिलायंस का संपत्ति इतना ज्यादा है कि रिलायंस के लिए 5 लाख रुपया का खर्चा इज इमटेरियल। कहाँ चला गया 5 लाख रुपए? जैसे तुम्हारे घर में 100 रुपए दिए, तुम बोले 20 रुपए यहाँ लगा, 40 यहाँ लगा, 32 रुपीज यहाँ लगा और 8 रुपए कहीं और लग गया। क्यों? 8 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं था तो ठीक है, 8 रुपए कहीं पे भी लग गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? वैसे मुकेश अंबानी का स्टाफ जब हिसाब देता होगा, 1 करोड़ दिए थे, 40 यहाँ लगा, 25 यहाँ लगा, 5 कहीं और लग गया, है ना? क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपया बहुत छोटा सा अमाउंट है ना? उनके लिए, हमारे लिए नहीं। के लिए 5 लाख रुपया बहुत छोटा सा अमाउंट। क्लियर? तो मेटेरियलिटी क्या बोल रहा है समझना। मेटेरियलिटी बोल रहा है कि कोई ट्रांजेक्शन मटेरियल है कि नहीं, कोई ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब कोई चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो तो पता चलेगा कौन से बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं जानने से, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख रुपया, ठीक है, 5 लाख रुपया रिलायंस के लिए मटेरियल नहीं है। रिलायंस जैसे कंपनी के लिए 5 लाख रुपया मटेरियल नहीं है, ठीक है? लेकिन लेट्स से मेरे लिए 1000 रुपया भी मटेरियल है, ठीक है? 1000 रुपया भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। रिलायंस के लिए तो 5 लाख भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए 1000 भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेट्स से मेरे लिए 10 रुपए मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? 10 रुपीज इज इमटेरियल फॉर मी एज वेल, बट लेट्स से फॉर अ बेगर 10 रुपीज इज मटेरियल फॉर हिम, राइट? तो बोलने का मतलब है कि कोई चीज मटेरियल है नहीं, मटेरियल मतलब समझ गए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कोई चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा हम कौन से व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो जानने से। रिलायंस के लिए 5 लाख भी मटेरियल नहीं है, मेरे लिए 1000 भी मटेरियल है, बैगर के लिए 10 रुपया भी मटेरियल है, राइट? तो कोई चीज मटेरियल है कि नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस फर्क पड़ेगा, अलग अलग बिजनेस के लिए मटेरियल का डेफिनेशन अलग अलग होगा। किसी के लिए 5 लाख, किसी के लिए 1000, किसी के लिए 100, किसी के लिए 10। बिजनेस कितना बड़ा है के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? अकाउंटिंग क्या बोलता है? अकाउंटिंग बोलता है जो भी चीज मटेरियल है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है। इट डज नॉट मीन कि जो चीज मटेरियल नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक से समझना, अकाउंटिंग कभी ये नहीं बोलता कि जो चीज मटेरियल नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकाउंटिंग बोलता है जो चीज मटेरियल है वो रिकॉर्ड करना, प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी, और जो चीज इमटेरियल है उसको उतना डिटेल, उतना प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर वो चीज इमटेरियल है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, उसका अमाउंट बहुत छोटा सा है, तो वो चीज को ज्यादा डिटेल में रिकॉर्ड नहीं भी किए तो चलेगा, राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो 50,000 का खर्चा हुआ, ठीक है, मैं डिटेल में लिखा हूं 10,000 रुपया यहाँ लगा, 5,000, 8,000, हालांकि क्योंकि बड़ा बड़ा अमाउंट है, 10,000, 5,000, 8,000 बड़ा बड़ा अमाउंट है। 15,000 यहाँ लगा, कितना हुआ? 10, 5, 38, ठीक है, और 9,000 यहाँ लगा, ठीक है, 47 हो गया, और 2,000 रुपया कहीं एक जगह लगा, पूरा डिटेल में लिखा हूं, लेकिन लास्ट का 1,000 मैं लिख दिया अदर्स, और कहीं कहीं लगा है, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा है कहीं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1,000 रुपया जो था इमटेरियल था, उतना बड़ा अमाउंट नहीं था। तो 1,000 रुपया को उतना डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है कि 5 रुपए का चाय पिए, 10 रुपए का ऑटो लगा, 20 रुपए का बिस्किट खरीदे, इतना लिखना जरूरी। हाँ, अदर खर्चा हुआ 100 रुपया, खत्म बात। समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग हमेशा ये बोलता है कि जो चीज मटेरियल है, जिससे किसी को फर्क पड़ता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, से हमारे डिसीजन को फर्क पड़ता है, उन सब चीजों को ठीक से लिखना जरूरी। लेकिन जो चीज इमटेरियल है, उतना फर्क ही नहीं पड़ता, उसका अमाउंट ही छोटा सा है, वो फर्क ही नहीं पड़ता उससे, तो उसको उतना डिटेल में नहीं भी लिखते हैं। क्लियर है? तो अकाउंटिंग कभी ये नहीं बोलता, याद रखना, कि 1,000 का खर्चा मत लिखो, उड़ा दो 1,000 रुपया। अकाउंटिंग बोलना जरूरी है, लेकिन मटेरियल है, प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी, और जो चीज
मटेरियल है तो उतना प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करने से। क्लियर है? आई होप क्लियर है। हमारे घर में भी हमको 1000 रुपए दिए या 500 रुपए दिए, हम हिसाब देते हैं, बड़ा बड़ा खर्चा का हिसाब दे दिए और लास्ट का 10-20 रुपया जो है और कहीं लगा होगा, पूछता भी नहीं लास्ट का 10-20-50 रुपए के बारे में। ये घर वाले भी जानते हैं क्या इमटेरियल लगा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन तुम अगर 5,000 का हिसाब नहीं दे पा रहे हो, पापा पकड़ेंगे 5,000 का हिसाब कहाँ गया बोल। लेकिन अगर तुम 50 रुपए का हिसाब नहीं दे पा रहे हो कहाँ लग गया, पापा भी छोड़ देंगे राइट। तो 5,000 रुपये मटेरियल था, इसे तुमको पकड़ के पूछा गया कहाँ गया बता 5,000, लेकिन 50 रुपये इधर उधर हो गया तो डिटेल में नहीं आ जाएगा, ठीक है कहीं लगा होगा कोई, राइट। तो हर एक आदमी का तो यही नेचर होता है, बड़ा अमाउंट का होता है वो डिटेल है, डिटेल जानना चाहता है उसके बारे में, लेकिन जो चीज का अमाउंट छोटा सा होता है तो उतना उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो अकाउंटिंग हम किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए तो बनाते हैं, ओनर के लिए तो बना रहे हैं। तो ओनर को जिस चीज से फर्क पड़ता है उसको ठीक से लिखो, और जो चीज से ओनर को भी फर्क नहीं पड़ता, 500 1000 का छोटा छोटा खर्चा है, वो ज्यादा डिटेल में नहीं है चलेगा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ प्रिंसिपल कॉल्ड एज। क्लियर है? क्लियर है इतना? दिस इज मेटेरियलिटी, सिंपल सा बात है। मटेरियल मतलब समथिंग विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, जो चीज मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, जिस बात से मुझे फर्क पड़ता है, वो चीज मटेरियल है, वो ठीक से लिखना जरूरी। और जो चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, इतना अमाउंट छोटा छोटा अमाउंट है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक। क्लियर है? अब छोटा अमाउंट किसको बोलते हैं? वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। मेरे बिजनेस के लिए 100 रुपया छोटा सा अमाउंट है, लेकिन 1000 रुपया बड़ा अमाउंट मेरे बिजनेस। लेकिन रिलायंस के लिए 5 लाख छोटा सा अमाउंट है, लेकिन 10 करोड़ रिलायंस के लिए बड़ा अमाउंट, राइट। तो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा मेटेरियलिटी का डेफिनेशन। मेरा छोटा सा बिजनेस है तो मेरे लिए 1000 मटेरियल है, 100 रुपया इमटेरियल। फिर बड़े बिजनेस के लिए 1000 इमटेरियल है, लाख रुपया मटेरियल है। उससे बड़े बिजनेस के लिए लाख रुपया इमटेरियल है, करोड़ रुपया मटेरियल। तो और के लिए 1 करोड़ भी इमटेरियल हो सकता है, 100 करोड़ मटेरियल, राइट। तो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा मेटेरियलिटी का डेफिनेशन। क्लियर है? तो अकाउंटिंग ये नहीं बता सकता कभी भी इतना से कम मटेरियल होता है, इतना से ज्यादा मटेरियल, अकाउंट ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि अकाउंटिंग तो सारे बिजनेस के है। मेरे लिए भी अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ये मुझे भी फॉलो करना है और रिलायंस को भी फॉलो करना है। तो अमाउंट तो नहीं बता सकता अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ये बोल सकता है अपने हिसाब से देख लो, जो चीज को फर्क पड़ता है वो मटेरियल है, वो फर्क नहीं पड़ता वो क्लियर है। हम लोग मेटेरियलिटी सेज दैट जो चीज मटेरियल है ठीक से लिखो उसको। लास्ट एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन, रेस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड राइट। इट रेफर्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस। एग्जांपल
कोई चीज को मटेरियल कब बोलते हैं? जब वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, जिस चीज से हमको फर्क पड़ता है उस चीज को हम मटेरियल बोलेंगे। बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कोई चीज मटेरियल है या फिर नहीं। जो एक एंटरप्राइज के लिए मटेरियल है किसी दूसरे के लिए मटेरियल नहीं भी हो सकता है, राइट? एग्जाम्पल दिया, रिलायंस के लिए जो चीज इमटेरियल है मेरे लिए तो मटेरियल है वो। ठीक है, पर रीड कर लेते हैं, उसका एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है? तो मटेरियल का सबसे पहला लाइन बोला है, इट रेफर्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस। मटेरियल का मतलब होता है कोई चीज इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। इंपॉर्टेंट है किसको बोलते हैं? जिससे हमको फर्क पड़ता है, जो चीज हमको इन्फ्लुएंस करता है, जो चीज हमको प्रभावित करता है, जिन चीजों से हमको फर्क पड़ता है वो चीज हमारे लिए मटेरियल है। क्लियर? तो समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इफ इट कैन इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन। क्लियर है? अब मटेरियल है कि नहीं है वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा। रिलायंस के लिए मटेरियल का डेफिनेशन अलग होगा, मेरे लिए मटेरियल का डेफिनेशन अलग होगा। क्लियर? कोई चीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोला 1 लाख रुपया का खर्चा मेरे लिए तो मटेरियल है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है 1 लाख, लेकिन रिलायंस के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा इज इमटेरियल, के लिए मटेरियल नहीं। क्लियर है? इतना तक हम ऑलरेडी पढ़े। नाउ वी कैन सी द एग्जांपल। एग्जांपल क्या चाह रहा है, ठीक है? तो हम एक पढ़े थे, याद होगा तो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब था वो एक्सपेंडिचर जो सालों साल बेनिफिट्स देता है, इससे कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट होता है। जैसे मैं एसी खरीदा, ठीक है, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाया, कंप्यूटर लाया, मशीनरी लाया, प्रोजेक्टर लाया, कैमरा लाया, ये सब खर्चा मुझे सालों साल तक बेनिफिट्स देगा। फर्नीचर खरीदा, एक बार खरीदूंगा, एक बार खर्चा करूंगा, सालों साल तक मुझे इससे बेनिफिट्स मिलता। ठीक है, ये एक फिक्स्ड एसेट क्रिएट हुआ। ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ऐसे खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंड। ठीक है, और दूसरा था रेवेन्यू एक्सपेंड। का बेनिफिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, छोटे अमाउंट का होता है और रेगुलर बेसिस पे करते रहना पड़ता है। सैलरी देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, रिपेयर कराना पड़ता है, सब खर्चा मुझे हर साल हर महीना करते रहना पड़ता है। ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। क्लियर है? अब देखना ध्यान से सुन। सोच लो रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस एक जमीन खरीदा 10 करोड़ का। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बड़ा अमाउंट है, सालों साल तक बेनिफिट्स देगा। ठीक है, एसेट है। रिलायंस एक बिल्डिंग बनाया 5 करोड़ का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रिलायंस मशीनरीज खरीदा 2 करोड़ का, सालों साल तक बेनिफिट्स देगा मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिलायंस एक कैलकुलेटर खरीदा, ध्यान से सुनना, ठीक है, रिलायंस एक कैलकुलेटर खरीदा रिलायंस में, तो 500 रुपए का कैलकुलेटर खरीद। ठीक है, 500 रुपीज का कैलकुलेटर खरीद। अब कैलकुलेटर भी नॉर्मली 2-3 साल चल जाता है, कहाँ खराब होता है, ठीक है, 1 साल में कहाँ खराब होता है, चल जाता है, 2-3 साल चल जाएगा। देखने से तो ऐसा लगेगा कि कैलकुलेटर खरीदना सालों साल तक बेनिफिट्स देगा, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट्स देगा। तो होना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए क्योंकि 1 साल से ज्यादा में बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन अमाउंट इतना छोटा सा है
अमाउंट इतना छोटा सा है, मेटेरियलिटी बोलता है इसको क्या लिखोगे, इसको क्या कैपिटल को रेवेन्यू तो चलेगा, कोई बात नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों रिलायंस को 10 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ 6 करोड़ से फर्क पड़ता है, 500 से कहाँ फर्क पड़ता है। तो 500 रुपए का जो कैलकुलेटर है, होना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, प्योर डेफिनेशन आएंगे तो एक साल से ज्यादा में बेनिफिट्स मिलेगा। बट रिलायंस बोलता है 500 रुपए का फिक्स एसेट क्या लिखूंगा, करोड़ों का फिक्स एसेट लिखा हुआ है, सोचो ना कैसा लगेगा, 10 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 500, अच्छा नहीं दिखे। तो रिलायंस बोलता है इसको छोड़ो, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख लो, कोई बात नहीं। क्या मेटेरियलिटी अलाउ करता है इस बात को, मेटेरियलिटी बोलता है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपए से किसको फर्क पड़ता है, रिलायंस को 500 से फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो रिलायंस के लिए 500 क्या है, इमटेरियल है, नॉट मटेरियल। तो रिलायंस इसको कुछ भी लिखे अकाउंट्स में अलाउड, कोई बात नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख लिया तो लिख, कोई बात नहीं, राइट। तो बोलने का मतलब है छोटा मोटा जो खर्चा है, कैलकुलेटर खरीदे, स्टेशनरी आइटम्स खरीदे, का अमाउंट इतना छोटा सा होता है कि वो अमाउंट किसी के लिए मटेरियल नहीं, बिजनेस के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख भी देंगे तक नहीं। बोलने का मतलब क्लियर है। तो मेटेरियलिटी ये बोलता है जिससे फर्क पड़ता है वो ठीक से, राइट। मैं जमीन को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिख सकता, समझना, जमीन का अमाउंट बहुत बड़ा है, जमीन का अमाउंट बहुत बड़ा है, रिलायंस के लिए भी बड़ा है 10 करोड़ रुपया, ठीक है। रिलायंस इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिख सकता, कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेटर का अमाउंट बहुत छोटा सा है, तो इसको करेंगे चेंज कर भी देंगे तक नहीं, क्लियर है। तो मेटेरियलिटी सिंपली सेज दैट समथिंग विच इज मटेरियल, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट हैज टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली, बट समथिंग विच इज नॉट दैट मटेरियल, समथिंग विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, को हम कैसे भी रिकॉर्ड करें चलेगा, क्लियर है। एक बात अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेटेरियलिटी ये नहीं बोलता कि 500 रुपया खर्चा को मत लिखो, मेटेरियलिटी 1 रुपया खर्चा को भी लिखने बोलता है, खर्चा छोड़ नहीं सकते हम, कुछ भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं लिखेंगे, लिखना जरूरी है। हाँ प्रॉपरली नहीं लिख रहे हैं तो भी चलता है, छोटा मोटा अमाउंट, क्लियर है। 500 रुपया खर्चा हुआ, आई कैन नॉट स्किप इट, 500 का लिखना छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकता। बट मैं 500 को कैपिटल एक्सपेंडिचर ना लिखकर रेवेन्यू लिख भी दूंगा तक, क्लियर है। आई होप क्लियर है। व्हाट इज मेटेरियलिटी, सिंपली मेटेरियलिटी सेज दैट समथिंग व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ कॉल्ड एज मटेरियल, क्लियर है। तो हो गया 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, 2 पिछले क्लास में पढ़े थे, 2 आज पढ़े, पहला पढ़े अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेकंड है मेटेरियल, क्लियर है, इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 से स्टूडेंट्स है, पॉइंट नंबर 5 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।